बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड करते हैं केपी के 7 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ की तमाम चैप्टर सिर्फ एक ही वीडियो में। काफ़ी दोस्तों की कमेंट्स आ रहे थे, इसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ को हल करने वाला हूं। इसके अलावा साइंस की एमसीक्यूज़ पर मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन विद ईच अदर इट फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। जब मुख्तलिफ किस्म के अज़ा आपस में मिल जाते हैं तो इससे एक निज़ाम क्रिएट हो जाता है, तो इस निज़ाम को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हज़म शुद्ध खुराक किसकी ज़रिए खून में जज़ब होती है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हज़म शुद्ध खुराक छोटी आंत की ज़रिए खून में जज़ब होती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, छोटी आंत 6 से 8 मीटर तक लंबी और तंग नाली है। इसका इब्तिदाई हिस्सा तकरीबन 30 सेंटीमीटर होता है और इसको कहते हैं डिड्यूनियम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द सिक्रीशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि जिगर की रतूबत को क्या कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बाइल। जिगर की रतूबत को बाइल कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स इन दी। इस सवाल में कहते हैं कि खुराक की मैकानी तोड़ फोड़ ये कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए माउथ एंड स्टमक, ऑप्शन बी माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी माउथ, ऑप्शन डी स्टमक। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी माउथ, यानी खुराक की मैकानी तोड़ फोड़ ये मुंह में होती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, माउथ को बकल कैविटी भी कहा जाता है। माउथ जो है ये दांतों और जुबान पर मुश्तमिल है, उसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द अल्टरनेट नेम फॉर ट्रीकिया इज। इस सवाल में कहते हैं कि सांस की नाली का मुतबादिल नाम क्या है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाइंड पाइप। सांस की नाली का मुतबादिल नाम है वाइंड पाइप, यानी इसको हवा की नाली भी कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि वो साख्त जो पेट को छाती से जुदा करता है, तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी रिब्स, ऑप्शन सी डायाफ्राम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डायाफ्राम, यानी वो साख्त जो पेट को छाती से जुदा करता है डायाफ्राम कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि डायाफ्राम फेफड़ों को शक्मी जोब से अलहदा करती है। ये न सिर्फ हिफाजत का काम करती है बल्कि सांस लेने में भी मदद देती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2। इसमें चैप्टर नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन एंड प्लांट्स, इंसान और पौधों में तरसील। तो यहाँ पर आपने इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिटेल के साथ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ को हल करने वाला हूँ। तो हर चैप्टर में टोटल 5 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई दी। सवाल में कहते हैं कि दिल से जिस्म की तमाम हिस्सों को खून कौन मुंतकिल करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है आर्टरीज, ऑप्शन बी वेन्स, ऑप्शन सी कैपिलरीज,
ऑप्शन डी विली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टरीज। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। दिल से जिस्म की तमाम हिस्सों को खून शरियानी मुंतकिल करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट की टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स एंड प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि जड़ों से पौधों तक पानी की तरसील किसकी जरिए होती है। ऑप्शन ए प्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी एपिडर्मस, ऑप्शन डी स्टोमेटा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जाइलम, यानी जड़ों से पौधों तक पानी की तरसील ये जाइलम की जरिए होती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर प्लांट्स के अंदर खुराक को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन होता प्लोएम, यानी प्लोएम जो है ये लीव से रूट्स तक तमाम खुराक को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि पत्तों की जरिए अमल इखराज को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन, यानी पत्तों की जरिए अमल इखराज को अमल तफखीर कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि सबसे बड़ी शरियानी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आयोटा, ऑप्शन बी वेंट्रिकल, ऑप्शन सी आर्टियम, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आयोटा। द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड आयोटा, यानी सबसे बड़ी शरियानी को आयोटा कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस इन। इस सवाल में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का बनना ये किस में होता है। ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी फ्रूट, ऑप्शन डी लीव्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लीव्स। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस इन लीव्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का बनना ये पत्तों में होता है। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब है पौधों में अफजाइश नस्ल। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सा एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ऑप्शन ए स्टेमन, ऑप्शन बी कार्पल, ऑप्शन सी पेटल, ऑप्शन डी सेपल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्पल। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पोटैटो इज एसेक्सुअली प्रोड्यूस थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि आलू किस प्रोसेस की जरिए गैर जिनसी तौलीदी पैदा होता है। ऑप्शन ए लेयरिंग, ऑप्शन बी ट्यूबर्स, ऑप्शन सी कटिंग, ऑप्शन डी पॉलन ट्यूब। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्यूबर्स, यानी आलू ट्यूबर्स की जरिए गैर जिनसी तौलीदी पैदा होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन। इस सवाल में कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन किसकी जरिए वकू पजीर होता है। ऑप्शन ए सेम फ्लावर, ऑप्शन बी डिफरेंट फ्लावर, ऑप्शन सी फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ऑप्शन डी सेम और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेम और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधे के एक ही फूल या मुख्तलिफ फूलों की स्टेमन से स्टिग्मा तक जरदानों की तरसील होती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सीड डिवेलप्स फ्रॉम ओव्यूल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सी साख्त यानी स्ट्रक्चर तौलीदी हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सेपल, ऑप्शन बी कार्पल, ऑप्शन सी ओव्यूल, ऑप्शन डी पोलन ग्रेन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेपल, यानी सेपल इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4। इसमें चैप्टर नंबर 4 है
इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप, यानी माहौल और ग़िज़ा का बाहमी ताल्लुक। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि एक जानदार की रहने की जगह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हैबिटेट, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी स्पीशीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हैबिटेट, यानी एक जानदार की रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस मेक्स आवर इन्वायरमेंट। और इसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कहा जाता है माहौलियाती निज़ाम। इकोसिस्टम वो इल्म है जिसमें जानदारों का एक दूसरे से ताल्लुक जाहिर करता है, तो इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। इसके बाद इकोसिस्टम को दो हिस्सों में यानी दो अज्जा में तकसीम किया गया है। नंबर फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, नंबर सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैनी फूड चेन्स यूनाइट टू मेक अ। इस सवाल में कहते हैं कि बहुत सी ग़िज़ाई जंजीरें मिलकर किस चीज़ को बनाते हैं। ऑप्शन ए फूड साइकिल, ऑप्शन बी फूड वेब, ऑप्शन सी फूड पिरामिड, ऑप्शन डी मेगा फूड चेन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फूड वेब, यानी बहुत सी ग़िज़ाई जंजीरें मिलकर ग़िज़ाई जाल को बनाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि एक जानवर जो पौधों को फीड करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी डिकम्पोजर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर। एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, यानी एक जानवर जो पौधों पर पलता है इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट्स होते हैं इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और डिकम्पोजर यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं इसको कहा जाता है डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन विंटर मोस्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल डिसअपियर बिकॉज दे। इस सवाल में कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में अक्सर कोल्ड ब्लडेड जानवर गायब हो जाते हैं। ऑप्शन ए डाई, ऑप्शन बी हाइबरनेट, ऑप्शन सी माइग्रेट, ऑप्शन डी ईटन अवे। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइबरनेट, यानी सर्दियों के मौसम में अक्सर कोल्ड ब्लडेड जानवर गायब हो जाते हैं, इसको हाइबरनेट कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मीट ईटर आर आल्सो नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि गोश्तखोर का दूसरा नाम क्या है या उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्बीवोरस, ऑप्शन बी कार्निवोरस, ऑप्शन सी ओमनीवोरस, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्निवोरस, यानी गोश्तखोर को कार्निवोरस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हर्बीवोरस यानी जो घास खाते हैं, और नेक्स्ट है ओमनीवोरस जो घास और गोश्त दोनों खाते हैं, इसको कहा जाता है ओमनीवोरस। और प्रोड्यूसर्स यानी तमाम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 5 है वाटर यानी पानी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज अबाउट। इस सवाल में कहते हैं कि सतही जमीन पर पानी का तनासुब क्या है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 70%, यानी ज़मीन की सतह का 70% हिस्सा जो है वो पानी है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि अगर 70% की जगह 71% आ जाए तो फिर उसमें 71% सही होगा, क्योंकि 2021 की मुताबिक सतही ज़मीन पर पानी का तनासुब 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर आर द सोर्सेज ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादें किसकी जरिए है। ऑप्शन ए डोमेस्टिक वेस्ट, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन डी एसिड रेन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी जदीद ज़राती निज़ाम में कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादें फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3, हार्मफुल बैक्टीरिया आर रिमूव फ्रॉम वाटर बाय पासिंग। इस सवाल में कहते हैं कि पानी में हार्मफुल बैक्टीरिया किसके गुजरने से दूर की जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी क्लोरीन गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर आर रिमूव्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं कि पीने की पानी से मुअल्लिक ज़रात हम किसकी जरिए दूर कर सकते हैं या दूर की जाती है। इसमें ऑप्शन ए है टेबल साल्ट, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी पोटाश आलम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पोटाश आलम। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पोटाश आलम एंड लाइम वाटर आर एडेड टू द वाटर, सस्पेंडेड पार्टिकल स्टिक टुगेदर फॉर्मिंग लार्ज पार्टिकल्स। इसमें कहते हैं कि इस अमल के लिए पटकड़ी यानी पोटाश आलम और चूने का पानी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसमें मुअल्लिक ज़रात इकट्ठा होकर बड़े ज़रात बनाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि डिस्टिलेशन ये कौन सा तरीक़ेकार है। ऑप्शन ए सेपरेशन, ऑप्शन बी प्रिपरेशन, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी डिसइंफेक्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेपरेशन, यानी डिस्टिलेशन एक अलहदगी का तरीका है। यानी इसमें कहते हैं कि किसी महलूल से खालिस महलूल को जुदा करने के लिए अमली कशीदा इस्तेमाल होता है। अमली कशीदा ये डिस्टिलेशन को कहते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 6 है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम की साख्त। इस चैप्टर में फर्स्ट एमसीक्यूज है, दीज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच एटम बट द न्यूट्रॉन नंबर्स कैन वेरी। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में किस में प्रोटॉनों की तादाद एक जैसी होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होती है। ऑप्शन ए आइसोटॉप्स, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी आइसोबार्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द पार्टिकल दैट कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इस सवाल में कहते हैं कि वो जरा जिसमें मनफी चार्ज हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो जरा जिसमें मुस्बत चार्ज हो उसे प्रोटॉन कहते हैं। और इसमें न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एन एटम ऑफ कार्बन कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, इट्स मास नंबर विल बी। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक कार्बन एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा नीचे दी गई ऑप्शन में। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 12। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी एटम के मरकज़ में मौजूदा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल तादाद को उसका मास नंबर कहा जाता है। इसको ऐसे जाहिर किया जाता है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कार्बन की मरकज़े में हमारे साथ 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, इस वजह से इसका मास नंबर 12 है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द सेंटर और कोर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि एटम की मरकज को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑर्बिटल, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूक्लियस। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि मादा छोटे छोटे ज़रों पर मुश्तमिल होती है जिसको एटम कहते हैं। एटम की मरकज़ी हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गोल मदारों में गर्दिश करते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एन एलिमेंट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैलेंस शेल, इट्स वैलेंसी इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक एलिमेंट की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंसी क्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 8। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1।
किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी 1 होगी। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 7 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस, यानी तिब्बी और कीमियाई तब्दीलियाँ और तरीके। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ऑप्शन ए चेंजेस, ऑप्शन बी डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी परमानेंटली चेंजेस, ऑप्शन डी टेम्पररी चेंजेस। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डज नॉट चेंज। इस सवाल में कहते हैं कि तिब्बी तब्दीली में किसी शय या पार्टिकल की कीमियाई तरकीब जो है वो तब्दील नहीं होता। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड। इस सवाल में कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन कौन से मरकबात होते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स वो मरकबात है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट्स ऑफ बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स आर। इस सवाल में कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन की जलने से कौन से प्रोडक्ट हासिल होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी हाइड्रोकार्बन की जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हासिल होते हैं और इसके साथ साथ एनर्जी भी हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड फैट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि सब्जियों का तेल जिस तरीके से ठोस चर्बी में तब्दील होता है उसी क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसमें चैप्टर नंबर 8 है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी तरसीले हरारत। इस चैप्टर में फर्स्ट एमसीक्यूज है द हीट एंड अ मेटल रॉड फ्लोज बाय द प्रोसेस ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि मेटल में हरारत एक जगह से दूसरी जगह किस अमल की जरिए मुंतकिल होती है। ऑप्शन ए रेडिएशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कन्वेक्शन, ऑप्शन डी मैग्नेटाइजेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कंडक्शन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर प्लेस टू अ कोल्डर बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वो अमल जिसमें हरारत की मुंतकिली मॉलिक्यूलों की टकराव की वजह से होती है, तो इसको कहा जाता है कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोस्टल ब्रीज इज प्रोड्यूस्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं कि कोस्टल ब्रीज ये किस अमल की जरिए पैदा होती है। ऑप्शन ए कन्वेक्शन, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी कंडक्शन, ऑप्शन डी रेन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कन्वेक्शन। कोस्टल ब्रीज इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर प्लेस टू अ कोल्डर प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि वो तरीका जिसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी से मुंतकिल होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कन्वेक्शन, ऑप्शन डी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी एवापोरेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये वो अमल होता है जिसमें हरारत की मुंतकिली ज़रात की हकीकी मुंतकिली की वजह से हमली हरारत कहलाता है, यानी इसको कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक आर डार्क कलर क्लोथ्स आर वर्न इन कोल्ड क्लाइमेट्स बिकॉज दीज आर। इस सवाल में कहते हैं कि ठंडी मकामात पर लोग अक्सर सियाह रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि सियाह रंग वाले कपड़े जो है वो पुअर रिफ्लेक्टर एंड गुड एब्जॉर्बर होते हैं, यानी अच्छी जाजिब होते हैं, यानी वो हीट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और वो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी पुअर रिफ्लेक्टर एंड गुड एब्जॉर्बर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वेक्शन ऑकर्स ओनली इन। इस सवाल में कहते हैं कि कन्वेक्शन का अमल जो है ये किस में वकूफ पजीर होता है, यानी ये किस किस प्रोसेस में होता है। ऑप्शन ए लिक्विड्स एंड गैसेज, ऑप्शन बी सॉलिड्स एंड गैसेज, ऑप्शन सी लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ऑप्शन डी लिक्विड्स एंड मेटल्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लिक्विड्स एंड गैसेज, यानी कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है ये मायात और गैस में होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का इंतशार। तो इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम एंड टू अनदर मीडियम इट बेंड्स स्लाइटली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि रोशनी की एक शफाफ मीडियम से दूसरी शफाफ मीडियम में दाखिल होकर मुड़ जाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिस्पर्जन, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, When light enters from air into glass, it bends towards the normal। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी जब रोशनी हवा से गुजरकर शीशी में दाखिल होती है तो ये उम्मूद की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, when light enters from a glass into air, it bends अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी जब रोशनी जो है वो शीशी से गुजरकर हवा में दाखिल होती है तो ये अमूद से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर रेन व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन टेनी रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन द एयर रेनबो इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। इस सवाल में कहते हैं कि जब बारिश के बाद सूरज की रोशनी हवा में मुअल्लिक छोटे कतरों पर पड़ती है तो कौन-सी कज़ा किस वजह से पैदा होती है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर। इस सवाल में कहते हैं कि प्राइमरी कलर नीचे दी गए ऑप्शन में कौन कौन से है। ऑप्शन ए रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन सी रेड येलो ब्लू, ऑप्शन डी ग्रीन येलो ब्लू। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रेड ग्रीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डेजर्ट्स मिराज इज सीन ड्यू टू विच फेनोमेना। इस सवाल में कहते हैं कि सहराओं में नज़र का धोखा यानी सिराब किस मजहर की रूह से होता है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, यानी जब रोशनी की शुआएं एक कसीब फासिते से लतीफ़ फासिते में दाखिल होती है तो उम्मूद से परे हट जाती है। इस दौरान जब ज़ाविया वकू की मिकदार ज़ाविया फासिल से ज़्यादा हो जाए तो रोशनी की तमाम शुआएं उस कसीब वासिते में वापस मुनक्किस हो जाती है। इस मजहर को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की 2 शराइत है, यानी लाइट मस्ट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर मीडियम। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 10 है साउंड वेव्स, यानी आवाज़ की मौजें। तो यहाँ पर इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है साउंड वेव्स आर। इस सवाल में कहते हैं कि आवाज़ की मौजें क्या है। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी एक्सरेज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में इशारत करती है कि आवाज़ किसी जिस्म की इर्तिआश की वजह से पैदा होती है। आवाज़ की इशारत के लिए मादी वासित की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि आवाज़ खला से नहीं गुजर सकती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज़ वॉस्ट।
फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजज़िल में से किस वासिते में आवाज़ की मौजें सफ़र नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी वुड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वैक्यूम। आवाज़ खला से नहीं गुजर सकती, ये ठोस, माया और गैस से गुजर सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पिच ऑफ साउंड वेव्स। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजज़िल में से किस चीज़ का ताल्लुक आवाज़ की पिच से है। ऑप्शन ए वेवलेंथ, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि पिच ऑफ साउंड ये किसे कहा जाता है, यानी आवाज़ की वो खासियत जिसके बिना पर हम एक बारीक और भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, आवाज़ की पिच कहलाती है। आवाज़ की पिच का इन्हिसार फ्रीक्वेंसी पर है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगा। औरतों बच्चों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उनका पिच भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए ह्यूमन ear कैन हेयर अ साउंड ओनली if इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन। इस सवाल में कहते हैं कि इंसानी कान की काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, या उसकी मिकदार कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 20 से लेकर 200 हर्ट्ज़, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी 20 से लेकर 20 हर्ट्ज़, ऑप्शन डी 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंसानी कान की काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि मीन पोजीशन से लेकर दोनों एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी सबसे ज़्यादा हटाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पेच, ऑप्शन बी टाइम पीरियड, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी किसी भी वासिते में जब मौजी गुजरती है तो उसकी ज़रात आर्जी तौर पर असली जगह से हट जाते हैं। ज़रात की अपनी असली पोजीशन से ज़्यादा हटाओं को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 11 है सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में फर्स्ट नंबर MCQs है, अ फ्यूज़ इज़ यूज टू। इस सवाल में कहते हैं कि हम फ्यूज़ को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फ्लो, ऑप्शन बी सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, ऑप्शन डी इंक्रीज वोल्टेज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, यानी करंट की ज़्यादा बहाव को रोकने के लिए हम फ्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़ ये एक दाती तार होती है जो कि कम दर्जे हरारत पर पिघल सकती है। फंक्शन ये है कि जब कभी बरकी सर्किट की तारें किसी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से गर्म होने लगते हैं तो कम दर्जे पिघलाव की वजह से फ्यूज़ तार मौके ही पर पिघल जाता है और सर्किट में करंट की फ्लो जो है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ वायर इज यूज टू। इस सवाल में कहते हैं कि हम अर्थ वायर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम अर्थ वायर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि करंट लगने से हम बच जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज एंड मोशन प्रोड्यूसेस, यानी जब चार्ज मुतहरिक होते हैं तो वो करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लेयर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इस सवाल में कहते हैं कि बिजली की बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट,
ऑप्शन सी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी एम्पेयर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी किलोवाट आवर, यानी बिजली की बड़ी इकाई जो है वो किलोवाट आवर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 किलोवाट आवर इज द एनर्जी। इस सवाल में कहते हैं कि 2 किलोवाट आवर एनर्जी ये किस वैल्यू की बराबर है, नीचे दी गई ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी 72 लाख जूल। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर जो है वो हमारे साथ बराबर है 36 लाख जूल के। तो जब हम 2 किलोवाट आवर को फाइंड करेंगे तो 36 लाख को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 किलोवाट आवर हो तो आपने 3 को 36 लाख के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका तरीक़ेकार है। तो इसलिए यहाँ पर 2 किलोवाट आवर ये बराबर है 72 लाख जूल के। इसमें चैप्टर नंबर 12 है इन्वेस्टिगेशन दिस पैसा द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि कायनात की साख्त की बुनियादी इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी गैलेक्सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गैलेक्सी। कायनात की साख्त की बुनियादी इकाइयाँ कहकशा कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लाइट रेज ट्रेवल इट स्पीड ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि सूरज की शुआएं कौन सी रफ्तार से सफ़र करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी सूरज की शुआएं 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सफ़र करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसको हम पावर ऑफ 10 की शक्ल में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लैक होल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस सवाल में कहते हैं कि एक ब्लैक होल जो है उसका कौन सा फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वन ऑप्शन जो है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। अ ब्लैक होल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट। इस सवाल में कहते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने वक्त में पहुंचती है। ऑप्शन ए 4 मिनट्स, ऑप्शन बी 6 मिनट्स, ऑप्शन सी 8 मिनट्स, ऑप्शन डी 10 मिनट्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8 मिनट्स, यानी सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट वक्त में पहुँचती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।